नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। शुरुआत करेंगे खबरों की। गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति ने पिछले साल प्राकृतिक आपदाओं और टिड्डियों के हमले से प्रभावित 5 राज्यों को 3,113 करोड़ रुपए का राहत पैकेज दे रही है। इन राज्यों में आंध्र प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, पुडुचेरी और मध्य प्रदेश शामिल हैं। इन राज्यों को राष्ट्रीय आपदा जोखिम प्रबंधन कोष से यह अतिरिक्त केंद्रीय सहायता मुहैया कराई जाएगी, जिनके तहत मध्य प्रदेश को 1,280 करोड़ रुपए मिलेंगे। पिछले साल ये सभी राज्य बाढ़, चक्रवात और टिड्डियों के हमले से प्रभावित हुए थे। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने नुकसान के आंकलन के लिए अंतर मंत्रालयी केंद्रीय टीमों का गठन किया था। राहत राशि के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार का आभार माना है, तो वहीं कांग्रेस ने सवाल खड़े करते हुए कहा है कि जो राशि राज्य से मांगी गई थी उससे बहुत कम राशि केंद्र सरकार ने दी है। मैं केंद्र सरकार को बहुत धन्यवाद दूंगा। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लगातार फेडरल सिस्टम को इस देश में बहुत मजबूत किया है और सही मायने में केंद्र सरकार ने हर समय बड़े भाई की भूमिका का निर्वहन किया। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि 1200 करोड़ रुपए की राहत राशि मध्य प्रदेश के किसानों को मिल रही है। ये निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार की बड़ी सौगात है किसानों के लिए। केंद्र जितनी राशि चाहिए थी मध्य प्रदेश के अंदर, उतनी राशि केंद्र ने मध्य प्रदेश सरकार को नहीं दी, मध्य प्रदेश को नहीं दी, जबकि केंद्र को ये चाहिए था कि मध्य प्रदेश को ज़्यादा से ज़्यादा मदद करे। सबसे ज़्यादा यदि टिड्डी दल आया था, उसका नुकसान कहीं भुगतना पड़ा है तो मध्य प्रदेश को भुगतना पड़ा है और उसकी भरपाई केंद्र को करनी चाहिए। और राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया भोपाल में बंगला अलॉट होने के 24 दिन बाद अपने सरकारी निवास पर पहुंचे हैं। उन्हें श्यामला हिल्स में बंगला B5 मिला है। उन्हें करीब 18 साल के इंतजार के बाद मिला है। नई दिल्ली से वो फ्लाइट से सुबह भोपाल पहुंचे। उनका बंगले पर कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने स्वागत किया। इस दौरान परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत और मंत्री तुलसी सिलावट भी मौजूद रहे। करीब 1.5 एकड़ वाला ये बंगला पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती और दिग्विजय सिंह से भी बड़ा है। अब उमा भारती के पड़ोसी हो गए। वहीं दिग्विजय सिंह 3 नंबर के बंगले को छोड़कर B1 में रहते हैं। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव हारने के बाद केंद्र सरकार ने सिंधिया से दिल्ली 27 सफदरजंग रोड का सरकारी आवास 27 जुलाई 2019 को खाली करा लिया था। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और CM शिवराज सिंह चौहान 16 फरवरी को प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत मध्य प्रदेश के 1 लाख हितग्राहियों को उनके नए आवास में गृह प्रवेश करवाएंगे। गृह प्रवेश महोत्सव का वर्चुअल कार्यक्रम मिंटो हॉल में सुबह 11 बजे से होगा। गृह प्रवेश कार्यक्रम में गृह मंत्री शाह और CM शिवराज सिंह चौहान हितग्राहियों से वर्चुअल संवाद भी करेंगे। योजना अंतर्गत कोरोना की चुनौतियों से निपटते हुए 3 लाख से अधिक आवास बनाए गए हैं और इन आवासों को पूर्ण करने का अधिकतम समय 12 माह है, लेकिन कोविड-19 के चुनौतीपूर्ण समय में बहुत ही कम समय में तेजी से बनाए गए हैं। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत इतनी बड़ी संख्या में गृह प्रवेश कराए जाने का यह दूसरा बड़ा आयोजन है। इसमें पूर्व जो अगर पहले की बात करें तो 12 सितंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदेश के 2 लाख हितग्राहियों को गृह प्रवेश करवाया था। और अपने व्यस्ततम कार्यक्रम के बीच CM शिवराज सिंह चौहान आज पत्नी साधना सिंह के साथ भोपाल में अचानक घूमने के लिए निकले। आपको बता दें कि भोपाल के वन विहार में सैर की और इस दौरान CM शिवराज रिलैक्स मोड में भी नजर आए। तो वैलेंटाइन डे पर घूमने को लेकर सवाल पर CM शिवराज और उनकी पत्नी मुस्कुराते हुए दिखे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वन विहार और उसके आसपास करीब 1 घंटे तक समय बिताया।
ऐसे ऐसे हिलाता वो आप दो कुछ पड़ी। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां अचानक घूमने के लिए निकले सीएम शिवराज सिंह चौहान, उनके बंगले के पास ही है ये वन विहार, और वहां पहुंचे। एकदम ऐसे और बीजेपी में 20 साल पुरानी परंपरा इस बार के निकाय चुनाव में टूटने जा रही है। किसी भी विधायक को अब की बार महापौर पद का टिकट नहीं मिलेगा। केंद्रीय संगठन ने प्रदेश को इसके संकेत दिए हैं। तो 20 साल पहले कैलाश विजयवर्गीय के समय यह शुरुआत हुई थी कि विधायक रहते हुए भी वे महापौर बने। इसके बाद मालिनी गौड़ भी विधायक रहते हुए मेयर बनी, और इस बार यह परंपरा बदलेगी। बीजेपी ने महापौर के टिकटों के साथ पार्षदों के लिए भी तय कर दिया है कि अगर वो 20-25 साल से जनप्रतिनिधि हैं तो बदले जाएंगे। सूत्रों के माने तो परिवारवाद पर भी कैंची चल सकती है। इसके संकेत गुजरात के अहमदाबाद में निकाय चुनाव के दौरान दे दिए गए हैं। तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भतीजी और भाई प्रहलाद की बेटी सोनल मोदी को टिकट नहीं दिया गया। मध्य प्रदेश बीजेपी ने हालांकि ये बात रखी है कि कुछ जगहों पर पुराने पार्षदों को भी दोहराना पड़ सकता है, लेकिन पूरा फीडबैक लेकर ही काम होगा। इसमें यह भी देखा जाएगा कि उम्र 60 साल से अधिक ना हो। इससे अधिक उम्र के व्यक्ति को टिकट दिया जाता है तो संगठन के सामने ठोस तर्क होना चाहिए कि उनके बिना समाज को प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाएगा। नगरीय निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चयन के दो बड़े आधार होंगे। एक जनता की अपेक्षा और आकांक्षा, दूसरा कार्यकर्ताओं की भावना। बाकी नगरीय निकाय, चाहे वो नगर पालिका हो, नगर निगम हो, उसके अलग अलग अपने स्वभाव और तासीर हैं। उसके दृष्टि से प्रदेश की चुनाव समिति, संभाग की चुनाव समिति जो बनेंगे वो निर्णय करेंगे। और छत्तीसगढ़ गठन के 20 साल बाद मध्य प्रदेश में विंध्य प्रदेश के साथ साथ अलग ही महाकौशल राज्य की मांग भी उठने लगी है। मध्य प्रदेश के महाकौशल के इलाकों को मिलाकर एक नया राज्य बनाने की मांग अब राजनीतिक दलों के साथ साथ व्यापारिक संगठन भी कर रहे हैं। आरोप है कि इसकी वजह शिवराज सरकार में विंध्य के साथ जबलपुर की हुई उपेक्षा है। 8 में से भाजपा की 4 सीटें देने वाले जबलपुर के साथ प्रदेश सरकार का यह रवैया लोगों को रास नहीं आ रहा है, जिसके चलते ही विंध्य के साथ अलग महाकौशल राज्य की आवाज पारंपरिक संगठन भी तेजी से बुलंद कर रहे हैं। तो जबलपुर और महाकौशल से जुड़े राजनीतिक, व्यापारिक और सामाजिक संगठनों के साथ ही उनकी संस्थाओं ने अलग महाकौशल राज्य का झंडा बुलंद कर दिया है। महाकौशल राज्य के लिए नए अभियान का ऐलान किया गया है। मैं जबलपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स और जितने भी सामाजिक संगठन हैं जो पृथक महाकौशल राज्य की मांग कर रहे हैं, मैं उनका समर्थन करता हूं। छोटे छोटे राज्यों से छोटे छोटे राज्य अगर बनते हैं तो उसमें डेवलपमेंट, विकास और अच्छी अच्छी चीज़ों का उसमें समावेश होता है। हमारी मांग है साफ तौर पे कि महाकौशल राज्य की स्थापना हो। राज्य सरकार से भी हम लोग पत्राचार कर रहे हैं, हम लोग सड़कों पे भी उतरने की तैयारी कर रहे हैं। चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी इस बात को बड़ी मजबूती से कर रहा है। कांग्रेस के कार्यकर्ता, नेता इसको बड़ी मजबूती से कह रहे हैं। आगे आने वाले समय पर देखेंगे, बहुत ही मजबूत तरीके से ये मांग उठेगी। और मैं इस बात से सहमत हूँ कि यदि आप मांग कर रहे हैं तो आप मांग करिए, मगर ये मांग जब पूरी होगी, जब हमारी केंद्र शासन को लगेगा कि इस अलग महाकौशल बनाने की ज़रूरत है। क्योंकि यदि कोई भी राज्य बनता है तो उसके लिए बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है और उसको देख के करना पड़ता है। देखिए, अभी कभी सोचेंगे, आज तो कोई विषय नहीं है। जब कभी ऐसा आएगा तो विचार करेंगे उस समय। और एक तरफ राज्य निर्वाचन आयोग नगरीय निकाय चुनाव कराने के लिए तैयार बैठा है, तो दूसरी तरफ फर्जी मतदाता का मुद्दा उठाकर भाजपा ने परेशानियां खड़ी कर दी हैं। अब वोटर लिस्ट में फर्जी मतदाता और वास्तविक मतदाता के मुद्दे पर भाजपा कांग्रेस आमने सामने है। राज्य निर्वाचन आयोग ने 3 मार्च को मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन की तारीख घोषित कर दी है। 8 फरवरी को मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन किया गया था, जिस पर लोगों से 15 फरवरी तक दावे आपत्तियां मांगी गई हैं। भाजपा ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस ने सरकार में रहते हुए मतदाता सूची में गड़बड़ियां की थी। वहीं कांग्रेस नेता और चुनाव कार्य प्रभारी जेपी धनोपिया ने यह आरोप लगाया कि प्रदेश में मतदाता सूची से मतदाताओं के नाम हटाए जा रहे हैं। यह बीजेपी के दबाव में किया जा रहा है। सूची में अनेक तरह की आ रही हैं। एक ही जगह के वोट अनेक जगह जोड़ दिए गए हैं।
पर्पजली कांग्रेस ने षड्यंत्र पूर्वक ये काम किया है और हमारा कार्यकर्ता उसको ठीक कराने में लगा हुआ है। शुरू से कहना रहा है कि विधानसभा लोकसभा की सूची को ही आधार बनाना चाहिए, उस पर दावे आपत्ति बुलाना चाहिए कि मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और नेता और कार्यकर्ता सब मिलकर एक ही काम में लगे हुए हैं कि मतदाता सूची नगरीय निकाय चुनाव की है, उसमें कैसे ज्यादा से ज्यादा कांग्रेस विचारधारा के लोगों के नाम काटे जा सके। किसी शासकीय अधिकारी हैं, BLO जिन्हें कहा जाता है, वो भी इनके दबाव में काम कर रहे हैं। इस बात को लेकर मैंने राज्य निर्वाचन आयोग को, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी को ज्ञापन दिया है और हमने मांग की है कि किसी व्यक्ति की अगर शिकायत आती है किसी नाम हटाने के लिए तो बिना सत्यापन के उसका नाम न हटाया जाए। और भोपाल में पेट्रोल की जो कीमत आपको बता दें कि पेट्रोल की कीमत 100 रुपए से ज्यादा हो गई। प्रीमियम पेट्रोल के दाम 100 रुपए 4 पैसे तक पहुंच गए प्रति लीटर। भोपाल के अलावा प्रदेश के कई जिलों में पेट्रोल की कीमत 100 रुपए के पार है। जो पेट्रोल डीजल के दाम है वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर निर्भर करते हैं, पर मोदी जी को बहुत बधाई। आगे की लंबी प्लानिंग हो रही है। जिस प्रकार से इस देश की सरकार ने इलेक्ट्रिक गाड़ियों का प्रचलन शुरू करने का जो निर्णय लिया है, उससे निश्चित रूप से हमारे यहाँ पेट्रोल और डीजल की खपत कम होगी और उसके बाद दाम कम होंगे। पूरे देश में सबसे ज़्यादा पेट्रोल और डीजल कहीं महंगा है तो मध्य प्रदेश के अंदर है। आज भोपाल में 100 रुपये से ज़्यादा पेट्रोल बिक रहा है। ये देश की सरकार और मध्य प्रदेश की सरकार पता नहीं कहाँ जनता को ले जाकर मारेगी। महंगाई इतनी बढ़ा दी है कि वो कंट्रोल से बाहर हो गई है। प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा को सोशल मीडिया पर जान से मारने की धमकी देने वाले शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल रामेश्वर शर्मा ने बजरंग दल के कार्यकर्ता रिंकू शर्मा को न्याय दिलाने के लिए सोशल मीडिया पर पोस्ट की थी, जिसके बाद एक व्यक्ति ने उन्हें सोशल मीडिया पर धमकी दी थी कि रिंकू शर्मा की तर्ज पर उनकी हत्या हो सकती है। इससे पहले भी प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा को सोशल मीडिया पर धमकियां मिल चुकी हैं। देश में कानून का और विधान का राज है। किसी की निर्दोष की हत्या करने का अधिकार नहीं दिया गया है। कोई रिंकू शर्मा की निर्दोष हत्या करेगा तो उस हत्यारे के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी, न्याय की मांग भी की जाएगी। और वैलेंटाइन डे पर संस्कृति बचाओ मंच ने शहर में जगह जगह प्रदर्शन किया। हुक्का लाउंज और पार्क में जाकर मंच के कार्यकर्ताओं ने तलाशी ली। मालवीय नगर में जौहरी पैलेस होटल के बाहर लगे हुक्का लाउंज के पोस्टर को संस्कृति बचाओ मंच ने कार्यकर्ताओं ने फाड़ दिया। मंच के संयोजक चंद्रशेखर तिवारी ने कहा कि मंच हमेशा से वैलेंटाइन डे का विरोध करता रहा है। ऐसी पाश्चात्य संस्कृति को बढ़ावा देना संस्कृति बचाओ मंच का काम है कि उसे हटाएं और वो कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। स्कूल के बच्चे बैठ रहे हैं, कॉलेज के बच्चे बैठ रहे हैं और उनको जो है हुक्का लाउंज के नाम पर उनको गांजा, चरस, स्मोक इस टाइप का जो है फ्लेवर की चीज़ें उनको दी जा रही है। हमारा युवा जो है नशे का शिकार हो रहा है, दिग्भ्रमित हो रहा है और वहाँ पर असामाजिक तत्व जो वहाँ लब जिहाद के चक्कर में लगे रहते हैं, कुछ किसी चक्कर में लगे रहते हैं, तो ये सारे लोग वहाँ पर घूम रहे हैं। संस्कृति बचाओ मंच हमेशा वैलेंटाइन डे का विरोध करता आया है। यहाँ पर हम लोग सभी संयुक्त रूप से ये कार्रवाई कर रहे हैं कि किसी भी प्रकार से कोई हुक्के लाउंज चालू ना हो और कहीं कोई अश्लीलता ना फैलाई जाए। अगर कहीं कोई अश्लीलता फैलाई जाएगी तो उसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और इस बीच बड़ी खबर छतरपुर से 3 दिन में 4 मौतों से हड़कंप मच गया। जहरीली शराब पीने से मौतों की आशंका जताई जा रही है। 2 लोगों की गांव और 2 लोगों की अस्पताल में मौत हुई है। एक व्यक्ति की हालत गंभीर है, अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कलेक्टर, एसपी, डीआईजी ने गांव का दौरा किया है। तो नरेंद्र हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। नरेंद्र, शराब पीने से मृत्यु की आशंका फिलहाल जताई जा रही है, इस बात की क्या पुष्टि है? देखिए, बिल्कुल विजय, आपका कहना बिल्कुल सही है। छतरपुर जिले का जो हरपालपुर थाना है उसके अंतर्गत परेसा गांव आता है, जहां पर ऐसा बताया जा रहा है कि 3 दिन पहले एक 13वीं का आयोजन था, जिसमें गांव के सभी लोगों ने मिलकर एक दूसरे से शोक संवेदना व्यक्त की थी और उसके बाद दूसरे दिन से ही ऐसा बताया गया है परिजनों के द्वारा कि जो शराब का सेवन किया गया था, उस शराब के सेवन के बाद ही 3 दिन के भीतर ही यहाँ पर 4 मौतें हो गई हैं, जिसमें से 2 मौतें गाँव में हुई हैं और 2 मौतों की जैसी जानकारी जिला प्रशासन को लोग लगी, थाना पुलिस को लगी, तो वो मौके पर गांव में पहुंचे। गांव में जब पहुंचते हैं तो वहां पर
3 लोग और जिंदगी और मौत से जूझ रहे थे, यानी गंभीर हालत में थे। उनको आनंद फानंद में बिल्कुल जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिसमें 2 लोगों की इलाज के दौरान मौत हो गई है। कुल मिलाकर अभी तक इस पूरे मामले में 4 लोगों की मौत हुई है, जबकि एक व्यक्ति अभी भी जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहा है। ये जो पूरी घटना है परेसा गांव की बताई जा रही है, जो उत्तर प्रदेश की सीमा से लगा हुआ है, और ऐसा बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की सीमा के जो अन्य गांव है वहां पर जहरीली शराब व्यापक स्तर पर बेची जाती है, हो सकता है जिसका सेवन इन व्यक्तियों द्वारा किया गया हो, क्योंकि जो भी लोग इस बीमार थे, जो पीड़ित लोग थे, उनसे जो बात हुई है उनको बिल्कुल आंखों में धुंधली छा रही थी, यानी वो अपनी नजर से देख नहीं पा रहे थे। दूसरा, वो शून्य अचेत अवस्था में थे और उनको घबराहट और पसीना ज्यादा मात्रा में आ रहा था। हालांकि इस पूरे मामले के बाद डॉक्टरों की टीम गांव में तैनात कर दी गई है और लोगों को वहां पर स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है। घटना सामने आने के बाद जिले के पुलिस अधीक्षक सचिन शर्मा, कलेक्टर शीलन सिंह और डीआईजी विवेक राज कुकैल द्वारा गाँव का दौरा किया गया है और वस्तु स्थिति का जायजा लिया गया है। जी, लेकिन नरेंद्र, इस बात की पुष्टि अभी हो पा रही है क्या कि यहाँ जो है वो जहरीली शराब पीने से मौत हुई है, या फिर वो शराब किसी ठेके द्वारा लाई गई थी, किसी दुकान से लाई गई थी, या कोई जहरीली शराब है, या उससे संबंधित किसी व्यक्ति को पकड़ा गया है? देखिए, बिल्कुल जो मृतक के परिजन है कुंवर लाल, उनसे हमारी जो बात हुई है, उनका कहना है कि जो व्यक्तियों की मौत हुई है उनके द्वारा शराब का सेवन किया गया था, लेकिन इस बात को अभी एक कह देना कि जहरीली शराब के चलते इनकी मौत हुई है तो ये बहुत जल्दबाजी होगी, क्योंकि इस पूरे मामले में अब पुलिस प्रशासन को इंतजार है पोस्टमार्टम रिपोर्ट का। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यदि जहरीली शराब के सेवन से इन व्यक्तियों की मौत की बात सामने आती है तो बिल्कुल ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी कि जो व्यक्तियों की मौत हुई है वो जहरीली शराब के सेवन से हुई है। लेकिन अभी ये कह देना कि जहरीली शराब से व्यक्तियों की मौत हुई है तो बहुत जल्दबाजी होगी। लेकिन ये तय है कि शराब पीने के बाद ही 4 व्यक्तियों की मौत हुई है और एक के बाद एक पूरे गांव में 3 दिन के भीतर 4 मौतें हो जाने की वजह से पूरे गांव में दहशत का माहौल है, मातम पसरा हुआ है। वहीं जिला प्रशासन में भी हड़कंप की स्थिति बनी हुई है। जी, नजर बनाए रखिएगा नरेंद्र, क्योंकि जिस तरह से ये मामला सामने आया है, इससे पहले भी मुरैना की बात हो, उज्जैन की बात हो, हमने स्थिति देखी है कि वहाँ क्या हुआ है, लेकिन अब प्रशासन को इस पर जरूर सख्ती करनी चाहिए और पूरी जांच कराना चाहिए। बहुत शुक्रिया नरेंद्र इस तमाम बातचीत के लिए। आप नजर बनाए रखिएगा। IBC 24 भी नशे के खिलाफ एक मुहिम चला रहा और लगातार हम इसी नशे के खिलाफ है ताकि लोगों के अंदर जागरूकता आए। बात इंदौर की करते हैं, जहां इंदौर पुलिस ने ड्रग्स माफियाओं पर जो कार्रवाई की है उससे लगातार परत दर परत जो मामले सामने आए हैं उसने सभी को चौंका दिया है। ड्रग्स को लेकर इंदौर पुलिस अब तक 25 से ज्यादा बड़े और खूंखार आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। इसमें मुंबई, दिल्ली, राजस्थान और हैदराबाद, तेलंगाना शामिल है। लेकिन अब पुलिस का फोकस तेलंगाना पर ज्यादा है। आपको बता दें कि 70 करोड़ का MDMA ड्रग्स का कंसाइनमेंट यहीं से निकला था और इंदौर पहुंचा था, और इसी कनेक्शन के जरिए पुलिस ने मुंबई और राजस्थान से बड़े ड्रग्स पैडलर को गिरफ्तार किया। लेकिन अब इस जगह पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है। यहां पर ड्रग्स का निर्माण किया जा रहा था। इसके तहत इंदौर पुलिस अवैध कंपनियों को लेकर स्थानीय पुलिस के साथ जानकारियां जुटा रही है। हैदराबाद, तेलंगाना से निकलने वाले बड़े कंसाइनमेंट में यह बात साफ हुई है कि हैदराबाद में केमिकल फैक्ट्री की आड़ में ड्रग्स बनाया जा रहा है, और उसी के चलते इंदौर पुलिस ने स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर बड़ी कार्रवाई की। ऐसी फैक्ट्रियों पर कार्रवाई की जहां अनरजिस्टर्ड होने के बावजूद भी कुछ न कुछ निर्माण किया जा रहा है। का एक बड़ा सीजर हुआ था इंदौर में, उसके इन्वेस्टिगेशन के क्रम में जो 3 आरोपियों के नाम आए थे और उनके खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य प्राप्त हुआ था, उनको गिरफ्तार किया गया है। इसमें इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। और पन्ना के उत्तर वन मंडल के पठार चौकी क्षेत्र में लकड़ी माफियाओं ने वन कर्मियों पर हमला कर दिया। हमले से वन कर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। वारदात के बाद माफिया भाग निकले। वहीं 3 वन कर्मियों को जिला अस्पताल पहुंचाया गया है। बताया जा रहा है कि विश्रामगंज रेंज के पठार चौकी क्षेत्र में पदस्थ वन रक्षक बीट गार्ड क्षेत्रपाल लोधी, स्थायी कर्मी स्वामी दीन कुशवाहा और एक सुरक्षा श्रमिक तीनों जंगल में गश्त कर रहे थे। तभी उनकी नजर सागौन की बेशकीमती लकड़ी काट रहे माफियाओं पर पड़ी। जैसे ही उन्होंने उनको रोका, उधर से उन्होंने हमला कर दिया।
जो बीट गार्ड हैं और अपने चौकीदार के साथ, सुरक्षा श्रमिक के साथ वन गश्ती पर थे शाम के समय, तो इन पर मतलब हमला किया गया है अवैध लकड़ी चोरों द्वारा, और हम इस चीज़ को संज्ञान में लेकर अब एक टीम गठित करके दल के साथ गश्ती करवाएंगे। मध्य प्रदेश में अब 1090 महिला हेल्पलाइन डेस्क की गूंज डायल 100 पर सुनाई देगी। दरअसल पुलिस मुख्यालय स्थित 1090 यानी कि 1090 तो 1090 महिला हेल्पलाइन को डायल 100 में मर्ज कर दिया गया है। यदि कोई महिला शिकायत की फरियाद 1090 यानी 1090 पर करती है तो 1090 की जगह फोन सीधे प्रदेश स्तरीय डायल 100 में डाइवर्ट हो जाएगा। और इसके पीछे पुलिस मुख्यालय की महिला शाखा का तर्क है कि अब सारे नंबर एक ही नंबर पर डायल 100 पर मर्ज कर दिए गए हैं। महिला हेल्पलाइन की 1090 सिर्फ अब उन मामलों को सुनेगा या पैरवी करेगा जो बलात्कार पीड़िताओं से संबंधित होंगे। पुलिस मुख्यालय की महिला शाखा ने इन पर अमल करना भी शुरू कर दिया है। रेप स्पेशली जो हमारे चिन्हित अपराध हैं, हर 15 दिन में हम पूछते हैं कि एफएसएल रिपोर्ट चली गई कि नहीं। तो जो आपकी, क्योंकि हम लोग की कोशिश है कि 2 महीने में आपका चालान पेश हो जाए, जो है 1090 जो है उसका कॉल, सारे कॉल 100% कॉल जो है डाइवर्ट हो रहे हैं और डायल 100 में जा रहे हैं। क्योंकि हम लोग का एम ये भी है कि महिलाओं को 10 नंबर नहीं ज़रूरत है, एक ही नंबर रहे जिससे आपको पता चले। बट मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के पिता और माता की स्मृति में उनके पुत्र कार्तिकेय सिंह चौहान की ओर से आयोजित प्रेम सुंदर क्रिकेट मेमोरियल का नसरुल्लागंज के उत्कृष्ट स्कूल मैदान में शुभारंभ हुआ है। राज्यसभा सदस्य ज्योतिरादित्य सिंधिया और भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व विकेट कीपर सबा करीम ने इस प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। यहाँ पर पधारे हैं महेंद्र सिंह सिसोदिया जी और प्रभुराम चौधरी जी, दोनों मंत्रियों का भी आप स्वागत करें। भैया कार्तिकेय सिंह चौहान जी से अनुरोध है। इस मौके पर अतिथियों ने सभी खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। मीडिया से चर्चा करते हुए सिंधिया ने कहा कि मैं खिलाड़ी के रूप में यहां पर आया हूं। मुझे अच्छा लगा कि ग्रामीण खिलाड़ियों को मौका देने के लिए कार्तिकेय सिंह चौहान ने एक अनूठा प्रयास किया है। उन्होंने कार्तिकेय सिंह चौहान को अपनी ओर से शुभकामनाएं दी। साथ ही कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ मिलकर प्रदेश के विकास के लिए बेहतर कार्य करेंगे। सेज ग्रुप के चेयरमैन संजीव अग्रवाल भी इस मौके पर उपस्थित रहे। का स्वागत सेज ग्रुप के हर पंचायत में टीम को संगठित करके ये प्रतियोगिता आयोजित की, उसमें से जो निचोड़ निकली है इन 14 टीमों की, और जहां एक तरफ ये 14 टीम अपने हुनर का प्रदर्शन करेंगे, उनके लिए एक तरफ रोजगार का मेला और दूसरे तरफ पूरे बुधनी और नसरुल्लागंज के हमारे व्यापारियों के लिए एक स्थान रखा गया है ताकि वे भी अपने सारे चीज लाकर जो लोग यहां आए हैं उसका भी विस्तार हो पाए। तो एक समावेश और संगम कार्तिकेय ने यहां तय किया है। यहाँ के जितने युवा हैं उनको एक कैरियर के लिए गाइडेंस देने के लिए, एक उनको अंदर जो छिपा हुआ है उसको निकालने के लिए एक प्रयास कर रही है। हमारा बहुत बड़ा स्टॉल लगा है और एक बहुत बड़ा भव्य आयोजन, जिससे हमारे यहाँ पर जो क्रिकेट की प्रतिभाएं थी वो बाहर निकले और पूरे प्रदेश में नहीं पूरे देश में अपना नाम कमा के। मेरी सेज यूनिवर्सिटी की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।